नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के वीडियो में हम फिर से सेकंड ग्रेड का आरपीएससी सेकंड ग्रेड का 2016 वाला पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम 2018 में जो परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न पत्र देख चुके हैं। देखिए, प्रश्न पत्र को देखना 2-3 तरीके से आपके लिए उपयोगी हो सकता है। या तो आप परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं और उससे पूर्व आप पैटर्न देखना चाहते हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप किसी भी परीक्षा की जो योजना है, परीक्षा का जो स्वरूप है, उसको समझने के लिए पहले के प्रश्न पत्र अवश्य देखें। दूसरा, अगर आप तैयारी कर चुके हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप अपने आकलन के रूप में प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रश्न पत्र की उपयोगिता पता होगी। तो उसी के लिए हम धीरे धीरे करके जितने भी आरपीएससी में संस्कृत से संबंधित पेपर हुए हैं सभी को सॉल्व करेंगे। चाहे वो फिर आरपीएससी के जो स्कूल एजुकेशन के ग्रुप के हों या संस्कृत एजुकेशन वाले हों, संस्कृत भाषा के जितने भी पेपर हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट इत्यादि, तो धीरे धीरे करके हम इन सभी को सॉल्व करेंगे। आज का जो ये वीडियो है ये सेकंड ग्रेड के 2016 में जो एग्जाम हुआ था स्कूल एजुकेशन वाला, उससे संबंधित है। तो 150 अंक इसमें 150 प्रश्न इसके अंतर्गत हैं और 300 अंकों का ये पेपर होता है सेकंड ग्रेड में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, समीची नाम तालिकाम चिनुत। समास दिए गए हैं और कुछ पद दिए गए हैं, तो उनके साथ इनको जोड़ना है, कनेक्ट करना है। कृष्णाश्रित हो, तो श्रित के योग में द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। त्रिभुवनम, त्रिभुवनम में कौन सा समास होता है? त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विगु। इसके अतिरिक्त चतुर्मुख, इसमें हो जाएगा 4 है मुख जिसके, इस प्रकार से बहुव्रीहि समास। और निर्मक्षिकम में मक्षिकाणाम अभावः, अव्ययी भाव समास। तो क्या होगा? 3, 1, 4 और 2। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, अन्य पदार्थ प्रधानः समासः वर्तते। अन्य पदार्थ समास कौन सा होता है? तो ऐसा समास जिसमें अन्य पद का अर्थ प्रधान हो वो होता है बहुव्रीहि समास। तीसरा प्रश्न है, अति निद्रम इति पदस्य लौकिक विग्रह। तो क्या हो जाएगा इसका लौकिक विग्रह? निद्रा संप्रति न युज्यते इति अति निद्रम। तो ऑप्शन नंबर 4। चौथा प्रश्न है, द्वियमुनम इत्यत्र समासः अव्ययी भाव द्विगु तत्पुरुष और बहुव्रीहि। तो द्वियमुनम में द्विगु समास नहीं होता, इसमें अव्ययी भाव समास होता है। नदीभीश्च एक सूत्र है उससे। तो यहाँ पर सही जो उत्तर होगा वो होगा अव्ययी भाव समास। समास के विषय में हम बहुत ही डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग भी हम समासों का अध्ययन कर चुके हैं। तो चैनल पर प्लेलिस्ट है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड नामक एक प्लेलिस्ट है, एक संस्कृत व्याकरण नामक प्लेलिस्ट है जिसमें व्याकरण से संबंधित बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां से पढ़ सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, अल्पान मुक्तः अत्र समासः। इसमें कौन सा समास है? तो इसमें है तत्पुरुष समास, अल्पात मुक्तः अल्पान मुक्तः, इस प्रकार से। छठा प्रश्न है, अपुत्रः अत्र समासः। अपुत्र में कौन सा समास है? तो अपुत्र में ये प्रश्न यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है आरपीएससी के द्वारा। अविद्यमान पुत्रः यस्य से, इस प्रकार के अर्थ में इसमें बहुव्रीहि समास है और नए तत्पुरुष, तो इन दोनों में कंफ्यूजन होने के कारण ये जो प्रश्न है ये डिलीट कर दिया गया है। सातवां है, प्रपर्णः अत्र समासः। प्रपर्णः में कौन सा समास है? तो प्रपतितानि पर्णानि यस्य सः, प्रपर्णः, इस अर्थ में यहाँ पर कौन सा समास है? यहाँ पर है बहुव्रीहि समास। आठवां प्रश्न है, अध्येता इति त्रिच प्रत्यांत पदे धातु उपसर्गौ स्तः। कौन कौन सी धातु और कौन सा उपसर्ग है इसमें अध्येता में, त्रिच प्रत्यांत में? ये जो प्रश्न है ये आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नवा प्रश्न है, शिष्यः अस्मिन् पदे प्रत्ययः विद्यते। शिष्य में कौन सा प्रत्यय है? तो निश्चित रूप से आपको शिष्य देखते ही याद आ जाना चाहिए, एति स्तु साश व्री द्रि जुष क्यप। तो यहाँ पर है क्यप प्रत्यय। 10वां प्रश्न है, भूतकालार्थे द्वौ प्रत्ययौ स्तः
कौन से प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में होते हैं? तो त और तब तु, ये दो जो प्रत्यय हैं ये भूतकाल के अर्थ में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कार्यम इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। कार्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर य आपको दिखाई दे रहा है, इसके अतिरिक्त वृद्धि दिखाई दे रही है आर के रूप में। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर है ण्यत् प्रत्यय। अगला प्रश्न है नवुल त्रिचौ सूत्रेण निष्पन्नौ स्तः। नवुल और त्रिच सूत्र से निष्पन्न पद कौन से हैं? तो नवुल में अक्षेश रहता है और त्रिच में ता दिखाई देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्री धातु से नवुल होकर कारकः बनता है और त्रिच होकर बनता है कर्ता। 13वां प्रश्न है लट लकारार्थे द्वौ प्रत्यौ स्तः। लट लकार के अर्थ में कौन से दो प्रत्यय होते हैं? तो लट लकार वर्तमान काल के अर्थ में कौन से प्रत्यय होते हैं? क्षत्रिय और शानच। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4। 14वां प्रश्न है लब प्लस त्वा इति अस्य निष्पत्ति ही वर्तते। इसमें क्या पद बनेगा दोनों ये मिलकर? तो लब प्लस त्वा होकर बनता है लबद्वा। 15वां प्रश्न है उक्त्वा पदे अस्मिन् प्रकृति प्रत्यय स्तः। उक्त्वा में कौन सी प्रकृति है और कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर सही होगा वच धातु से त्वा प्रत्यय होकर पद बनता है उक्त्वा। वच धातु का संप्रसारण होकर उ हो जाएगा और च को यहाँ पर क आदेश होकर पद बनेगा उक्त्वा। 16वां प्रश्न है मतुप प्रत्यांतः न अस्ति। मतुप प्रत्यय वाला पद यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो मोदमानः, गुणवान, धीमान या फिर श्रीमंतः। कौन सा पद मतुप से युक्त नहीं है? तो ये नहीं है मोदमानः, क्योंकि मोदमानः में आप देख सकते हैं मुद धातु से ये बना है। अगर आप इतना भी पहचान गए तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि जो मतुप प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय है, शब्दों के साथ होता है, धातुओं से नहीं होता। ये कृदंत प्रत्यय नहीं है, इसलिए ये जो मोदमानः है ये शानच प्रत्यय से बना हुआ पद है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 17वां प्रश्न है गमनम लेखनम पठनम इत्यत्र यह प्रत्यय विद्यते। कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर? तो यहाँ पर है ल्युट प्रत्यय। ल्युट में यू को आना आदेश होकर और पद बनते हैं गमनम लेखनम पठनम, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है कृत्य तो प्रत्याशु। कृत्य जो कत प्रत्यय है वो कृत्य और कत प्रत्यय ये किन अर्थों में होते हैं? तो कृत्य और कत प्रत्यय होते हैं भाव और कर्म में। तो इसका सही होगा ऑप्शन 4। 19वां प्रश्न है जीनः इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय स्तः। क्या प्रकृति और प्रत्यय है? तो जा धातु से कत प्रत्यय करके पद बनता है जीनः। 20वां प्रश्न है सत संज्ञकौ स्तः। सत संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं? किनकी सत संज्ञा होती है? तो क्षत्रिय जो शानच प्रत्यय हैं ये सत संज्ञक प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3। 21वां प्रश्न है अधोलिखितेषु कत प्रत्यांतम पदम नास्ति। कौन सा इनमें से कत प्रत्यांत पद नहीं है? तो शुष्कः, भिन्नः, जीर्णः, पुष्पितः। यहाँ पर सही उत्तर होगा पुष्पितः। 22वां प्रश्न है मार्ग्यः इत्यत्र प्रत्यय स्यात्। मार्ग्यः में कौन सा प्रत्यय है? तो मृज धातु से क्यप और ण्यत् दोनों प्रत्यय होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था, अंतर भी बताया था वीडियो के अंतर्गत। जहां पर आपको वृद्धि दिखाई दे वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है? वहां पर होता है ण्यत् प्रत्यय। 23वां प्रश्न है समान कर्तृकयोः धात्वर्थयोः पूर्व काले असमासे विद्यमानात् धातोः प्रत्ययः स्यात्। जहां पर कर्ता समान हो और पूर्वकालिक धातु में कौन सा प्रत्यय वहां पर होता है? तो वहां पर होता है त्वा प्रत्यय। ऐसा करके उसने ऐसा किया, सोकर बढ़ा, सोकर हंसा, खाकर रोया, इस प्रकार जहां पर समान कर्ता हो, दो धातुएं हो, दो कार्य किए जाएं, तो जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उसमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। 24वां प्रश्न है प्रणत्य इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय स्तः। प्रणत्य में कौन सा प्रकृति और कौन सा प्रत्यय है? तो प्रपूर्वक नम धातु से ल्यप प्रत्यय होकर पद बनता है प्रणत्य। वस्तुतः प्रणम्य पद यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन क्यों ये प्रणत्य दिया गया है? या तो ये मिसप्रिंट है, क्योंकि प्रपूर्वक नम धातु से तो प्रणम्य पद बनता है। देखते हैं इसको।
अगला प्रश्न है प्रणामः इति पदे प्रत्यय। प्रणामः पद में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रणामः में है घय प्रत्यय, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 26वां प्रश्न है सखी शब्दस्य पंचमी विभक्तौ एकवचने रूपम स्यात्। सखी का पंचमी एक वचन का रूप क्या होता है? तो वो होता है सख्युः। 27वां प्रश्न है भूभृत शब्दस्य सप्तमी विभक्तौ एकवचने रूपम स्यात्। भूभृत का देखिए, ये भूभृत वाला, सखी वाला, ये 2018 में भी ज्यों के त्यों रिपीट हुए थे, तो इसलिए प्रश्न पत्र देखना आपको आवश्यक है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो लगातार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, तो अगर आप प्रश्न पत्रों को भी अच्छे से देखेंगे तो आपके कम से कम 5-7 प्रश्न परीक्षा में सही हो जाएंगे। तो भूभृत का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होता है? वो होता है भूभृति। धेनु शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचने रूपम स्यात्। धेनु का द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होता है? तो द्वितीय बहुवचन में रूप होता है धेनु, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन 4। 29वां प्रश्न है मधु शब्दस्य नपुंसक लिंगे चतुर्थी विभक्तौ एक वचने रूपम स्यात्। नपुंसक लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन में मधु शब्द का क्या रूप बनेगा? तो वो होगा मधुने, ऑप्शन नंबर 2। 30वां प्रश्न है तद शब्दस्य स्त्रीलिंगे सप्तमी विभक्ति एक वचने रूपम स्यात्। तत् का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 तस्याम। 31वां प्रश्न है अस्मद् शब्दस्य चतुर्थी विभक्तौ एक वचने रूपम स्यात्। अस्मद् का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होता है मह्यम, ऑप्शन नंबर 3। 32वां प्रश्न है इदम शब्दस्य पुल्लिंगे सप्तमी विभक्तौ एक वचने रूपम स्यात्। इदम पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो वो होगा अस्मिन्। 33वां प्रश्न है समीचीनम मेलनम कर्तव्यम। ये विभक्ति पूछ रहे हैं इसमें, तो इसके हिसाब से यहाँ पर मेल करना है। तो पित्रा जो पद है वो है तृतीय विभक्ति एक वचन का पद, आत्मनि है सप्तमी एक वचन का पद, हरिये हो जाएगा चतुर्थी का पद और भूप्रताम हो जाएगा षष्ठी का पद। तो क्या होगा यहाँ पर 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। 34वां प्रश्न है नदी शब्दस्य तृतीया धेनु शब्दस्य सप्तमी मति शब्दस्य च पंचमी विभक्तौ एक वचनांतम वर्तते। तो देखिए एक ही प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। नदी का तृतीया का, धेनु का सप्तमी का और मति का पंचमी का एक वचन का क्या रूप होगा? तो नदी का तृतीया में हो जाएगा नद्या, धेनु सप्तमी एक वचन में हो जाएगा धेन्वाम और मति पंचमी में हो जाएगा मत्या। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। 35वां प्रश्न है शृण्वन्तु श्रोष्यति शृण्वन्ति इत्यत्र लकार क्रमः वर्तते। कौन कौन से लकार इनमें है? तो यहाँ पर भी एक प्रश्न में 3 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो शृण्वन्तु में है लोट लकार, श्रोष्यति में है ऋट लकार और शृण्वन्ति में है लट लकार। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है त्यज धातुल ऋट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम स्यात्। त्यज धातुल ऋट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन, इसका रूप क्या होगा? तो इसका रूप होगा त्यज धातु का त्यक्ष्यामः, इस प्रकार से। 37वां प्रश्न है दृश्य धातु विधिलिंग उत्तम पुरुषे एक वचने रूपम स्यात्। दृश्य धातु विधिलिंग उत्तम पुरुष और एक वचन, इसका क्या रूप होगा? तो ये बनेगा पश्येयम, इस प्रकार से। 38वां प्रश्न है लब धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम स्यात्। क्या रूप होगा लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में लब धातु का? तो ये बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 लभंताम। 39वां प्रश्न है दा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम स्यात्। दा धातु लट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन में क्या रूप बनता है? तो ये बनता है दद्मः, इस प्रकार से। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 40वां प्रश्न है शक धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम स्यात्। शक धातु लंग लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप क्या होगा? तो ये बनेगा अशक्नुम, इस प्रकार से। 41वां प्रश्न है डुक्रियः धातु आत्मनेपदे विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचने रूपम स्यात्। आत्मनेपद में
विधिलिंग मध्यम पुरुष और एक वचन में इसका क्या रूप बनेगा? तो ये बनेगा कुर्वीथा, इस प्रकार से। 42वां प्रश्न है इश धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम स्यात्। इस धातु में लंग लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप क्या होता है? तो वो होगा एच्छत्। 43वां प्रश्न है हन धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचने रूपम स्यात्। हन धातु में लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा? तो एक वचन में रूप होगा अहन, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। 44वां प्रश्न है वत्से प्रतिष्ठ स्वेदानीनाम इति वाक्ये अव्ययपदम प्रयुक्तम अस्ति। स्व, वत्से, इदानीनाम, इदानीम और प्रतिष्ठस्व, कौन सा इसमें अव्ययपद है? तो इदानीम इसमें अव्ययपद है। 45वां प्रश्न है स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत इत्यत्र अद्य अव्यस्य अभिप्रायः। अद्य अव्यय का क्या अभिप्राय है यहाँ पर? अस्मिन एव अहनी, इसी दोपहर में, आज के ही दिन में। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा यहाँ पर अद्य का तात्पर्य है आज का ही दिन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। 46वां प्रश्न है अयम खलु मंत्री महोदयो अस्ति इति वाक्ये अव्ययपदम अस्ति। कौन सा यहाँ पर अव्यय पद है? तो यहाँ पर है खलु, ऑप्शन नंबर 2। 47वां प्रश्न है क्षीयन्ते खाली स्थान भूषणानि सततम अत्र अव्ययम वर्तते रिक्त स्थाने। कौन सा अव्यय यहाँ पर होगा? तो यहाँ पर क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर 2। 48वां प्रश्न है तेन अद्य विदेशम गंतुम निर्णयम कृतः वाक्ये अस्मिन् कति उपसर्गा सन्ति। इस वाक्य में कितने उपसर्ग हैं? तो इस वाक्य में 2 उपसर्ग हैं। कौन कौन से? एक तो उपसर्ग ये पूछ रहे हैं, तो एक तो है विदेश में वी उपसर्ग और एक है निर। इस तरह से 2 उपसर्ग यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। देखिए 2016 का पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो मुझे थोड़ा सा हाई लगा। 2018 का पेपर तो बहुत सरल और आसान आया था, इतना कोई टेढ़े प्रश्न नहीं थे। अव्यय से संबंधित भी सीधे प्रश्न थे, समास से संबंधित बहुत सीधे प्रश्न थे, उपसर्गों में भी वहां पर सीधा सीधा पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर थोड़े से कठिन स्तर के प्रश्न पूछे गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 49वां प्रश्न है दंपति पुत्रम इच्छति इति वाक्यस्य शुद्ध रूपम अस्ति। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसमें होगा दंपति पुत्रम इच्छतः, इस प्रकार से, क्योंकि ये द्विवचन का रूप है दंपति, तो इसके हिसाब से यहाँ पर द्विवचन प्रयुक्त होगा। 50वां प्रश्न है गुणीजन इस नगर में निवास करते हैं, अस्य संस्कृत अनुवादो अस्ति। इसका संस्कृत अनुवाद क्या है? तो ये हो जाएगा गुणिनः अस्मिन् नगरे निवसन्ति, क्योंकि गुणी का बहुवचन का पद हो जाएगा गुणिनः, इस प्रकार से। 51वां प्रश्न है शिवराज विजयस्य रचनाकारः विद्यते। शिवराज विजय के रचनाकार कौन है? तो शिवराज विजय के रचनाकार है अंबिकादत्त व्यास। 52वां प्रश्न है दीपशिखा विरुदेन विभूषितः कवि। दीपशिखा कालिदासः। 53वां प्रश्न है मल्लिनाथानुसारम नारिकेल फल सम्मितम वचः अस्ति। किसके वचन नारिकेल के फल के समान है? इसकी बात हम अपने वीडियो में पढ़ते हुए कर चुके हैं। तो ये कहते हैं मल्लिनाथ किसके लिए? ये कहते हैं भारवी के लिए। 54वां प्रश्न है क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः इत्युक्ति अस्ति। ये किसकी उक्ति है? तो ये है माघ की उक्ति। 55वां प्रश्न है भाष्यस्य रामायण कथा आधारितम नाटकम अस्ति। भाष्य का रामायण कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? अभिषेक, बालचरितम, स्वप्नवासवदत्तम या पंचरात्रम। तो रामायण पर जो आश्रित है वो है अभिषेक नाटकम। 56वां प्रश्न है श्रृंगार रस रहितम नाटकम अस्ति। श्रृंगार रस से रहित नाटक कौन सा है? तो मुद्रा राक्षस, जो कि राजनीति विषयक नाटक है, उसमें श्रृंगार रस का अभाव है। 57वां प्रश्न है पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः इत्युक्ति उद्धृता अस्ति। ये उक्ति कहां से ली गई है, कहां से उद्धृत है? तो ये है उत्तर रामचरितात्।
58वां प्रश्न है नीति शतकम कह रचितवान। नीति शतक के रचयिता कौन है? तो नीति शतक के रचयिता है भर्तृहरि। 49वां प्रश्न है वासवदत्ता रचनाया नायकः अस्ति। वासवदत्ता के रचनाकार कौन है? रचना के नायक कौन है? तो वासवदत्ता के नायक हैं कंदर्प केतु। ये बात कर रहे हैं सुबंधु के द्वारा रचित जो वासवदत्ता है उसकी, कि उसके नायक कौन है? तो उसके नायक कौन है? कंदर्प केतु। 60वां प्रश्न है कादम्बर्याः कथानुसारम शुकः पूर्व जन्मनि आसीत्। कादम्बरी कथा के अनुसार शुक जो था वो पूर्व जन्म में कौन था? तो शुक था वैशंपायन। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पंचबाणस्तु बाणः इति उक्ति अस्ति। ये किसकी उक्ति है? पंचबाणः तु बाणः, ये उक्ति है जयदेव की। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 62वां प्रश्न है किंतोः कुटिलता मकार महामेलनम च इति निबंध द्वयम कह रचितवान। इन दो निबंधों की रचना किसके द्वारा की गई है? किंतो कुटिलता और मकार महामेलनम। तो इसके रचयिता हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। 63वां प्रश्न है काकोलूकियम अंशो अस्ति। काकोलूकियम किसका अंश है? तो ये है पंचतंत्र का अंश। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 64वां प्रश्न है पंचनली इत्यस्य वर्णनम अस्ति। पंचनली का वर्णन कहां पर है? पंचनली का वर्णन है नैषधीय चरितम के अंतर्गत। 65वां प्रश्न है माघे संति त्रयो गुणा गुणत्रयम वर्तते। कौन कौन से गुण त्रय हैं? तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। तो हो जाएंगे उपमा अर्थगौरव और पदलालित्य। 66वां प्रश्न है वैदर्भी रीति संदर्भे कह विशिष्यते। वैदर्भी रीति के संदर्भ में कौन किसकी विशेषता है? कौन विशेष रूप से वैदर्भी रीति का प्रयोग करते हैं? तो कौन करते हैं? कालिदास। कालिदास की वैदर्भी रीति प्रसिद्ध है। 67वां प्रश्न है जाबाल्य आश्रम वर्णनम विद्यते अत्र। जाबाली ऋषि के आश्रम का वर्णन कहां पर है? तो जाबाली ऋषि के आश्रम का वर्णन है कादम्बरी कथा में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। स्वप्नवासवदत्तम नाटके विदूषकस्य नामः विद्यते। स्वप्नवासवदत्तम नाटक में विदूषक का क्या नाम है? वसंतक। 69वां प्रश्न है सहयुक्ते अप्रधाने सूत्रेण अनेन अप्रधाने विभक्ति विधीयते। कौन सी विभक्ति का विधान किया जाता है अप्रधान में? तो यहाँ पर हो जाएगा तृतीया विभक्ति। 70वां प्रश्न है सुधाम क्षीर निधिम मथनाति रेखांकित पदस्य कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो सुधा के लिए क्षीर निधि को मथता है, इसमें कौन से सूत्र से कर्म का विधान होगा? तो यहाँ पर होगा अकथितम च सूत्र से। 71वां प्रश्न है ब्रह्मचारी काष्ठपीठे अधिशेते रेखांकित पदस्य शुद्ध रूपम अस्ति। तो अधिपूर्वक शी धातु यहाँ पर है तो उसके योग में जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्म संज्ञा होकर द्वितीय का पद यहाँ पर बनेगा काष्ठपीठम। 72वां प्रश्न है कर्तु क्रियया आप्तुम खाली स्थान कारकम कर्म संज्ञम स्यात् रिक्त स्थानम पूर्यत। तो यहाँ पर इष्टतमम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 73वां प्रश्न है अनभिहिते कर्तरी विभक्ति स्यात्। अनभिहित कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो अनभिहित कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। 74वां प्रश्न है ध्रुवम अपाये अपादानम इत्यत्र ध्रुवम पदस्य अभिप्रायः। ध्रुव पद का क्या अभिप्राय है? तो स्थिरः निश्चितम स्थिरभूतम और अवधिभूतम। तो ध्रुवम का यहाँ पर तात्पर्य है अवधिभूतम। अगला प्रश्न है क्रोशेन अनुवाको अधीतः इत्यत्र रेखांकित पदे तृतीया विधायकम सूत्रम। तृतीया विधायक सूत्र यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर है अपवर्गे तृतीया। 76वां प्रश्न है गोमयात वृश्चिकः जायते रेखांकित पदस्य अपादान संज्ञा विधायकम सूत्रम। तो यहाँ पर हो जाएगा जनिकर्तु प्रकृति। 77वां प्रश्न है पुराम भेता रेखांकित पदे षष्ठी विधायकम सूत्रम। पुराम भेता में षष्ठी विधायक सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर षष्ठी विधायक सूत्र है कर्तरी कर्मणो कृति। अगला प्रश्न है गवाम गोषु वा कृष्णाम बहुक्षीरा
रेखांकित पदयो विभक्ति विधायकम सूत्रम, यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर है यतश्च निर्धारणम। देखिए यहाँ पर कारक से संबंधित भी सीधे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। यहाँ पर जो ज्यादातर प्रश्न है वो सूत्रों से संबंधित पूछे गए हैं कि आपको गहराई से ज्ञान है या नहीं है। वाक्य पढ़कर आप उसमें समझ पाएं कि क्या यहाँ पर हुआ है और उसकी वजह से किस सूत्र से किस विभक्ति का विधान हुआ है। तो इसलिए आपको गहराई से किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहिए, कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं आना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यस्य क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते ततः विभक्ति शात। क्रियांतर, जहां पर क्रिया से क्रियांतर लक्षित होता है वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? अर्थात जैसे गोशु दूयमानाशु गतः, इस तरह इसका जो उदाहरण है, तो यहाँ पर उदाहरण से आप समझ गए होंगे यहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है। यहाँ पर होती है सप्तमी विभक्ति। अगला प्रश्न है द्रुत विलंबित छंद सी गण व्यवस्था विद्यते। द्रुत विलंबित छंद में गण व्यवस्था क्या होती है? तो द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 81वां प्रश्न है धनैर निष्कुलीना कुलीना भवंती अत्र छंदः विद्यते। कौन सा छंद है यहाँ पर? तो यहाँ पर है भुजंग प्रयात छंद। भुजंग प्रयातम चतुर्भी यकारै, तो यगण चारों यहाँ पर विद्यमान है। इस तरह से यहाँ पर है भुजंग प्रयात छंद। 82वां प्रश्न है त्रिमुनि यतियुता श्रगधरा कीर्तितेयम, तो कौन सा छंद हो जाएगा यहाँ पर? श्रगधरा। 83वां प्रश्न है जत जर जतौ जरौ गणे छंदः स्यात्, कौन सा छंद होता है? तो कौन सा छंद होता है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वंशस्थ। 84वां प्रश्न है सूर्याश्वय्य सजस सततगा सगुरवः इति लक्षणे सूर्यपदस्य अभिप्रायः। सूर्यपद का क्या अभिप्राय है यहाँ पर? तो सूर्यपद का अभिप्राय है 12। यहाँ पर 12 और 7 पर यति होती है। 85वां प्रश्न है बिंबस्य प्रतिबिंबनम भवति। बिंब प्रतिबिंब भाव किसमें होता है? तो बिंब प्रतिबिंब भाव होता है दृष्टांत अलंकार में। दिशि मंदायते तेजो दक्षिणश्याम रवेरपि तस्यामेव दगो पांड्या प्रतापम न विषेहिरे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है सेकंड ग्रेड के 2018 वाला, तो आप देखते जाइए कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं। ये प्रश्न 2018 में भी पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? यहाँ पर है व्यतिरेक अलंकार। और मैंने वहां पर आपको स्पष्ट भी किया था कि जहां पर उपमेय की अधिकता हो उपमान से, उपमेय को ज्यादा श्रेष्ठ बता दिया जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। साम्यात अतस्मिन् तद बुद्धि प्रतिबोधितः अलंकारः, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है 2018 में पुनः। तो जो जैसा नहीं है उसमें कवि प्रतिभा से वैसी बुद्धि उत्पन्न कर देना, ये कौन सा अलंकार होता है? ये होता है भ्रांतिमान अलंकार। 88वां प्रश्न है अग्नि सूक्तस्य ऋषि। अग्नि सूक्त के ऋषि हैं, तो अग्नि सूक्त के ऋषि हैं मधुछंदा वैश्वामित्र। अब देख लीजिए, जिन बच्चों को कंफ्यूजन था, आरपीएससी ने भी इसे ही सही माना है क्योंकि ये ही सही उत्तर है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन छोड़ दीजिए। अग्नि सूक्त के ऋषि हैं मधुछंदा या फिर वैश्वामित्र। अगला प्रश्न है कवि क्रतु विशेषणम अस्ति। कवि क्रतु किसका विशेषण है? तो कवि क्रतु विशेषण है अग्नि का, जो कि क्रांत प्रज्ञ हैं, असाधारण प्रज्ञा वाले हैं। ऐसे देव अग्नि के विषय में कवि क्रतु कहा गया है। पुरुष सूक्तस्य ऋषि। पुरुष सूक्त के ऋषि हैं कौन? पुरुष सूक्त के ऋषि हैं नारायण। देखिए, सूक्तों का अध्ययन हमने मंत्रशः कर लिया है चैनल पर। एक एक मंत्र के अनुसार हमने चारों सूक्त, जो कि अग्नि, विष्णु, इंद्र और पुरुष, जो कि सेकंड ग्रेड में है, इन सभी को हमने पढ़ लिया है। जल्द ही इसके रिवीजन वाले वीडियो भी चैनल पर होंगे, जिसमें हम सारांश के रूप में मुख्य पर्यायवाचियों के विषय में, तो एक तरीके से हो सकता है ये वीडियो अपलोड होने से पहले ही एक आध वीडियो उसके अपलोड हो जाएं, लेकिन चैनल पर इनसे संबंधित वीडियो जल्दी आने वाले हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 91वां प्रश्न है ऋचः सामानी कुतः जग गिरे। ऋत और साम ये कहां से उत्पन्न हुए? तो ये अगर आपको याद आया हो तो ये पुरुष सूक्त से संबंधित है, जिसमें कि वर्णन किया गया है कि एक सर्वहुत यज्ञ किया गया
और उसी से ऋच और सामवेद, ऋचाएं और साम उत्पन्न हुए। 92वां प्रश्न है कह अश्मनो अंतर अग्निम जजान, किसने चट्टानों के मध्य, मेघों के मध्य अग्नि को उत्पन्न किया? तो किसने उत्पन्न किया? इंद्र ने। 93वां प्रश्न है चंद्रमा कुतः जातः, चंद्रमा कहां से उत्पन्न हुआ? तो चंद्रमा मनसः जातः, पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मनसः। 94वां प्रश्न है देवा यज्ञम तन्वाना तस्य परिधयः आसन, देवों ने जिस यज्ञ को किया उसकी कितनी परिधियां थी? तो 7 परिधियां और 21 समिधाएं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। 95वां प्रश्न है कह मनस्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत, मनस्वी किसको कहा गया है, कौन से देवता के विषय में कहा गया है? तो वो हो जाएंगे इंद्र, ऑप्शन नंबर 1। 96वां प्रश्न है कि अंधतमः प्रविशन्ति, कौन अंधतम में प्रवेश करते हैं? असूर्या नाम ते लोका आत्महनोजन, ये अविद्याम उपास्ते, ये नस्तद विचक्षिरे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3, ये अविद्याम उपास्ते ते अंधतमः प्रविशन्ति। कहां से ये लिया गया है, किस पुस्तक से? अगर मैं पूरा बोल दूंगी तो आप समझ जाएंगे कहां से ये लिया गया है, ये प्रश्न कहां से है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको ये पता होगा। अगला प्रश्न है अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या किम अश्नुते, तो अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 98वां प्रश्न है विष्णवे किम विशेषणम न प्रयुक्तम, विष्णु के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है? कुचरह, गिरिष्ठा, होता या उरुगाय। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि होता अग्नि का विशेषण है, विष्णु का नहीं। यो अपाम नेता सह कह वर्तते, जो अपाम नेता है, जलों को लाने वाला है, वो कौन है? वो है इंद्रदेव, जिसने राक्षस को मारकर 7 सिंधुओं को बहाया, और जो अपाम नेता कहा जाता है वो है इंद्रदेव। 100वां प्रश्न है तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कश्यस्विद धनम इति मंत्रांशः विद्यते, ये मंत्रांश कहां पर विद्यमान है? तो आपको पता होगा, ये है ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र। 101वां प्रश्न है न असतो विद्यते भावः न अभावो विद्यते सतः, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है सिद्ध्यो समो भूत्वा खाली स्थान योग उच्यते रिक्त स्थानम पूरयत, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, समत्व को योग कहा गया है गीता के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कामात किम अभिजायते, काम से क्या उत्पन्न होता है? तो कामात क्रोधः अभिजायते। 104वां प्रश्न है निष्क्रमण संस्कारस्य कालः चतुर्थे मासे, द्वितीय मासे, षष्ठे मासे, अष्टमे मासे। निष्क्रमण संस्कार कौन से काल में होता है? तो देखिए इसमें अलग अलग मत है, मनुस्मृति अलग मानती है, याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार अलग है। वैसे तो इसमें चतुर्थ मास माना जाता है, लेकिन अलग अलग धर्मशास्त्र के अनुसार अलग अलग है, और किसी स्पेशल के अनुसार यहाँ पर पूछा नहीं गया है, तो इस प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। 105वां प्रश्न है वैश्यः ब्रह्मचारिणः उपनयन कालः, वैश्य ब्रह्मचारी का उपनय काल कौन से वर्ष में होता है? तो वैश्य का होता है 11वें वर्ष में। अगला प्रश्न है ब्राह्मण कुमारस्य मेखला शात, जो यज्ञोपवीत धारण करता है उपनयन के समय ब्राह्मण कुमार, वो मेखला किसकी बनी हुई होती है? तो वो बनी होती है मोंजी, मूंज की। 107वां प्रश्न है पितृयज्ञो वर्तते, पितृयज्ञ का क्या तात्पर्य है? तो पितृयज्ञ हो जाता है पितरों को तर्पण। 108वां प्रश्न है सर्वान अन्यान धारयति यह ज्येष्ठाश्रमो कथ्यते, ज्येष्ठ आश्रम के रूप में किसे जाना गया है? तो वो है गृहस्थ आश्रम। अगला प्रश्न है पठन कौशल अभिवृद्ध्यौ को अयम विधि प्राथमिकताम भजते, पठन कौशल की अभिवृद्धि के लिए कौन सी विधि प्राथमिक मानी गई है?
तो इसमें हो जाएगा वाक्य विधि। अगला प्रश्न है पाठन कौशल अभिवृद्धये अर्थबोधस्य कति स्तरा स्मित कर्लिन महोदयाभ्याम प्रतिपादिता। अर्थबोध के कितने स्तर स्मिथ और कर्लिन महोदय ने प्रतिपादित किए हैं पठन कौशल अभिवृद्धि में? तो इसमें हो जाएगा 3 स्तर, ऑप्शन नंबर 2। 111वां प्रश्न है लेखन कौशलस्य प्रमुख उद्देश्यम एतदेव। क्या प्रमुख उद्देश्य है लेखन कौशल का? तो पठितस्य लिखिता अभिव्यक्ति, पढ़े हुए की लिखित अभिव्यक्ति। 112वां प्रश्न है नयम लेखन कौशल अभिवृद्धि विषयको विधि। ये लेखन कौशल की अभिवृद्धि विषयक विधि नहीं है। दृष्ट लेखन, श्रुत लेखन, वर्णबोध, अक्षर स्वरूपानुकरण। तो वर्णबोध विधि वस्तुतः पठन कौशल अभिवृद्धि विषयक विधि है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा कौशलेषु अंतिमम कौशलम वर्तते। अंतिम कौशल क्या होता है? तो LSRW राइटिंग अर्थात लेखन कौशल। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है उदाहरणानां प्रस्तावः निरीक्षणम नियम निर्धारणम परीक्षणम चेतीमानि सोपानानि कस्य व्याकरण शिक्षण विधे वर्तन्ते। पहले उदाहरण देना, फिर निरीक्षण करना और फिर नियम तक पहुंचना, ये कौन सी व्याकरण शिक्षण विधि के अंतर्गत होते हैं? उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि होती है? वो होती है आगमन विधि। अगला प्रश्न है गद्य शिक्षणे काठिन्य निवारणस्य त्रिषु विधिषु अनुवाद कोश परिभाषा टीका चेति प्रविधिज्ञः कस्य भवन्ति। किस विधि में ये प्रविधि के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा प्रवचन विधि। अगला प्रश्न है पद्य शिक्षणे अन्वयः कतिभिः विधिभिः प्राप्यते। पद्य शिक्षण में अन्वय कितने प्रकार से प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा द्वाभ्याम विधिभ्याम, खंडान्वय और दंडान्वय। 117वां प्रश्न है नाटक शिक्षण विधिषु दोषाणाम आधारेण विधि अयम श्रेष्ठ इति आद्रियते। नाटक शिक्षण की विधियों में दोषाणाम आधारेण दोषों के आधार पर कौन सी विधि श्रेष्ठ है? तो इसमें हो जाएगा समवाय विधि, क्योंकि इसमें सारी विधियों का समावेश किया जाता है, दोषों को छोड़कर गुणों को ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 118वां प्रश्न है कस्मिन् पद्य शिक्षण विधौ पाठ्य विषयम आधारीकृत्य प्रश्न भवन्ति। किस पद्य शिक्षण विधि में पाठ्य विषय को आधार करके प्रश्न पूछे जाते हैं? तो वो हो जाएगा खंडान्वय विधि। अगला प्रश्न है पाठावबोध संबद्ध काठिन्यानि अन्यथा अवबुद्धानि तत्वानि च अभिज्ञातुम के प्रश्ना प्रष्टव्या। पाठ के अवबोध से संबद्ध जो कठिनाई है उनको अन्यथा उनका बोध कराने के लिए या उसके तत्व ज्ञान को समझाने के लिए जो पाठ है उसकी कठिनता का निवारण हो और जो पाठ का मूल तत्व है वो बच्चों को समझ आ जाए, तो इसके लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो इसके लिए पूछे जाते हैं भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। 120वां प्रश्न है अध्यापने सर्वोत्तमम सुलभम दृश्य साधनम विद्यते। अध्यापन में सर्वोत्तम सुलभ दृश्य साधन क्या होता है? वो होता है श्यामपट्ट। 121वां प्रश्न है पुनर्बलन कौशलम इति कस्य अपरम नाम। पुनर्बलन कौशल ये किसका दूसरा नाम है? तो ये हो जाएगा प्रवाह कौशलस्य। 122वां प्रश्न है सर्वेषु अध्यापन कौशल प्रश्नेषु इमानि प्रयुज्यन्ते। सभी अध्यापन कौशल प्रश्नों में ये प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या प्रयुक्त किए जाते हैं? तो वो हो जाएगा शिक्षण सूत्र। 123वां प्रश्न है आगमन निगमन विधिमाश्रित्य कस्य शिक्षणस्य पाठ योजना करणीया। आगमन निगमन विधि से किस शिक्षण की पाठ योजना करनी चाहिए? तो वो हो जाएगा व्याकरण शिक्षण। 124वां प्रश्न है पद्य पाठ योजनायाम काठिन्य निवारणाख्ये सोपाने विभु इत्यस्य पदस्य अर्थः केन प्रविधिना ज्ञापयितुं शक्यते। तो विभु जो पद है इस पद का अर्थ किन प्रविधियों से ज्ञापित किया जा सकता है? तो संकेत प्रविधिना, व्युत्पत्ति प्रविधिना, प्रत्यक्ष प्रदर्शनेन या पर्याय कथन प्रविधिना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पर्याय कथन प्रविधिना।
125वां प्रश्न है सर्वासु पाठयोजनासु गृहकार्यम् इत्यस्य सोपानस्य प्रमुख उद्देश्यम किम। गृह कार्य जो सोपान होता है पाठ योजना का, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो उसका प्रमुख उद्देश्य होता है रचना कौशलस्य विकासः। 126वां प्रश्न है व्याकरणे कर्तृविशेषण पाठ योजनायां प्रस्तुतीकरण सोपाने वाक्यम एकम उचितम नास्ति तद दर्श्य। कर्तृविशेषण के लिए व्याकरण शिक्षण में पाठ योजना में यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, तो कौन सा वाक्य उचित नहीं है वो बताना है। तो उन्नतम मंदिरम शोभते, तो कर्ता का विशेषण है ऊंचा मंदिर। उसके बाद चतुरः बालकः हस्ती, इसमें भी विशेषण है चतुरः बालकः। शिक्षकः रमणीयम पद्यम पाठयति और नीलः मेघः आकाशे संचरति। तो यहाँ पर जो ये विशेषण है रमणीयम, ये कर्ता का विशेषण ना होकर कर्म का विशेषण है, जबकि इन तीनों में ये कर्ता का विशेषण है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 127वां प्रश्न है अनुवाद पाठ योजनायां शाम पट्ट कार्यांतर सोपानम किम स्यात्। अनुवाद पाठ योजना में श्याम पट्ट कार्यांतर सोपानम, श्याम पट्ट का जो कार्यांतर सोपान है वो क्या होता है? तो वो होता है संशोधनम। 128वां प्रश्न है नाट्य पाठ योजनाया भूमिका वितरणम इति आख्यस्य सोपानस्य उद्देश्यम इदं वर्तते। नाटक की पाठ योजना में भूमिका वितरण इस सोपान का क्या उद्देश्य है? अर्जित ज्ञानस्य दृढ़ीकरणम, रंगमंचानुभव संपादनम, अभिनय कला कौशलोत्पादनम न किमपि। तो भूमिका वितरण जो की जाती है शिक्षक के द्वारा छात्रों को, उसका उद्देश्य होता है अभिनय कला कौशल उत्पादनम। अगला प्रश्न है वर्णानाम उच्चारण स्थानानाम च सुमेलनम कृत्वा समीचीनम समूहम चिनुत। तो इसमें उच्चारण स्थानों के साथ वर्णों को मेल करना है। तो च का उच्चारण स्थान होता है इचु यशानाम तालु, ल का होता है ऋतु लसानाम दंता, य का होता है इचु यशानाम तालु। अच्छा, तो ये जो प्रश्न है, क्योंकि इसमें य का उच्चारण स्थान भी तालु ही होता है, ऊपर ये प्रश्न यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए ये डिलीट कर दिया गया है आरपीएससी के द्वारा। 130वां प्रश्न है तुल्याश्य प्रयत्नम किम। ये प्रश्न 2018 में भी पूछा गया था, रिपीट हुआ है। तो तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम। सुबंतस्य तिंगंतस्य च का संज्ञा भवति। ये प्रश्न भी दोबारा रिपीट हुआ है 2018 में। तो सुबंत और तिगंत की क्या संज्ञा होती है? सुब तिंगंतम पदम, पद संज्ञा होती है। 132वां प्रश्न है अजभीर अव्यवहिता हलह संति। अच के व्यवधान से रहित हल क्या होते हैं? तो अच के व्यवधान से रहित जो हल होते हैं, हलो अनंतरा संयोगः, उनकी होती है संयोग संज्ञा। 133वां प्रश्न है एषु इत संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति। इनमें से कौन सा संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है? तो यहाँ पर आदिर ये टुडवह भी करता है, लशक तद्दिते भी करता है, उरण रपरह ये नहीं करता, हलंत्यम भी करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है विद्वान प्लस लिखति इत्यस्मिन् संधि वर्तते। यहाँ पर कौन सा पद होता है संधि होकर? तो यहाँ पर लत्व संधि होकर इस प्रकार का पद बनता है विद्वान लिखति। 135वां प्रश्न है सारिणी मेलनम कुरुत। सारिणी का मेल करना है, सूत्र के अनुसार कौन सा पद निष्पन्न हुआ है तो वो देखना है। यहाँ पर मोनुस्वारः, तो इसमें हो जाएगा हरिम वंदे। तोरली से हो जाएगा तल्लयः। झयो हो अन्यतरश्याम, इससे हो जाएगा वाघरी। और ष्टुनाष्टु से हो जाएगा तट्टी का। तो यहाँ पर होगा 3 1 4 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। 136वां प्रश्न है विसर्जनीयस्य सह इति सूत्रेण विधीयते। इस सूत्र से क्या विधान किया जाता है? तो इस सूत्र से विसर्ग के स्थान पर सकार किया जाता है। 137वां प्रश्न है कस्मिन् विकल्पे हसि च न प्रवृत्तम। कौन से सूत्र में हसि च प्रवृत्त नहीं हुआ है? इन तीनों में हसि च सूत्र प्रवृत्त हुआ है, परे हस प्रत्याहार रहते भी र के स्थान पर उ हो जाता है, जबकि इसमें अतोरोर प्लुतात प्लुते से हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1।
138वां प्रश्न है लाकृति इति पदस्य संधि विच्छेदः। लाकृति पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो लाकृति का होगा री प्लस आकृति। अगला प्रश्न है पदांताद एंग अति परे पूर्व रूपी एकादेश विधायकम सूत्रम। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर पूर्व रूप एकादेश का विधान करने वाला सूत्र? तो वो हो जाएगा एंगः पदांतात अति। 140वां प्रश्न है यज प्लस नः इत्यत्र संधि युतम रूपम स्यात्। तो ज और न यहाँ पर पद बन जाएगा यज्ञः। 141वां प्रश्न है अधोलिखितेषु यण संधे उदाहरणम अस्ति। यण संधि का उदाहरण कौन सा है? यद्यपि, अद्यः, विद्यालयः और लभ्यम। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें दीर्घ संधि है, इसमें कोई संधि नहीं है, ये भी धातु का रूप है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 142वां प्रश्न है इदु दे दंतम द्विवचनम स्यात्। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, हालांकि दूसरे तरीके से पूछा गया है। 2018 में इससे संबंधित उदाहरण पूछे गए हैं, जबकि यहाँ पर इसकी संज्ञा पूछी गई है। तो इदु दे दंतम द्विवचनम प्रग्रह्य संज्ञम, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है आदुपसर्गादेंगादौ धातौ परे पर रूपैकादेश विधायकम सूत्रम। आत उपसर्ग से परे अगर एंग आदि हो और वो आत कैसा हो? धातु से संबंधित हो, तो किस सूत्र से पर रूप एकादेश का विधान होता है? तो वो करने वाला, जो विधान करने वाला सूत्र है वो है एंगी पर रूपम, ऑप्शन नंबर 1। घुमाकर यहाँ पर बात को पूछ लिया गया है। मूलतः ये पूछ रहे हैं कि जहां पर रूप एकादेश होता है वहां पर विधान करने वाला सूत्र कौन सा होता है? तो पर रूप में एंगी पर रूपम आ जाएगा। 144वां प्रश्न है चक्रिन ढोकसई इत्यस्य संधि विग्रह। चक्रिन ढोकसई का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चक्रिन प्लस ढोकसे, चक्रिन ढोकसे, इस प्रकार से हो जाएगा। 145वां प्रश्न है पदांते झलाम जशादेश विधायकम सूत्रम। पदांत में झलों को जस का आदेश करने वाला कौन सा सूत्र होता है? तो पदांत में होता है झलाम जशो अंते। 146वां प्रश्न है मांतस्य पदस्य हलि जायते। ये कह रहे हैं कि अगर पद के अंत में म है और उसके परे हल है तो म के स्थान पर क्या हो जाता है? म के स्थान पर हो जाता है अनुस्वार, मोनुस्वार सूत्र से। अगला प्रश्न है विष्णुस्त्राता इत्यत्र विसर्जनीयस्य स भवति। क्या परे रहने पर विसर्ग के स्थान पर यहाँ पर स हुआ है? तो जशी, झली, खरी और खशी, तो यहाँ पर हो जाएगा खर परे रहते। 148वां प्रश्न है पुनरमते इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। देखिए ये प्रश्न लगातार बार बार रिपीट होता रहा है। तो विसर्ग संधि में आपको रोरी और डरलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः सूत्र, इनको वेरी 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 मोस्ट करके अच्छे से पढ़ना है। ये जो पुनरमते शब्द है इसको बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। 2018 में इसमें सूत्र पूछा गया था, यहाँ पर इसका विच्छेद पूछा गया है। तो पुनरमते का क्या विच्छेद होगा? पुनरमते का संधि विच्छेद होगा पुनर प्लस रमते। 149वां प्रश्न है अधोलिखितेषु पदेषु तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम न विद्यते। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। हरिणा त्रातः, हरित्रातः, अक्षेषु शोंडः, अक्षशोंडः, यूपाय दारु, यूपदारु, जब दुर्यवनम। तो ये जो दुर्यवनम पद है इसमें तत्पुरुष समास नहीं है। इसमें तृतीय तत्पुरुष है, इसमें सप्तमी और इसमें चतुर्थी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दुर्यवनम, क्योंकि ये अव्ययी भाव समास का पद है। और 150वां प्रश्न है पाणिपादम अस्य समस्त पदस्य विग्रह वर्तते। ये प्रश्न भी 2018 में रिपीट हुआ है। तो पाणिपादम का क्या विग्रह होगा? पाणी च पादौ च तेषाम समाहारः, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से 2016 में जो प्रश्न आए थे उन सभी को हमने यहाँ पर देखा है। इससे आपको ये आइडिया हो गया होगा। आपने अगर 2018 वाला भी क्वेश्चन पेपर देखा है जो कि हम पहले अपलोड कर चुके हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि कितने प्रश्न लगातार रिपीट होते हैं। अब हम आगे और भी प्रश्न पत्र देखेंगे सेकंड ग्रेड से, फर्स्ट ग्रेड से संबंधित या किसी भी ग्रेड से जो कि संस्कृत से रिलेटेड हैं। तो आपको पता चलेगा कि कैसे लगातार बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं परीक्षाओं में।
तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। पहले ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि संस्कृत भाषा से संबंधित अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।